हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब। आज हम 7 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक की न्यूज़ को कवर करेंगे। आज की सारी ही न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलेंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। पहले तो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि पहले आप अच्छे से न्यूज़ पढ़ लें, उसके बाद फिर खुद को एनालाइज कर सकें कितना हमने पढ़ा है, क्या समझा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया इंडियन एयर फोर्स डे। इस बार की थीम क्या रही? इस बार की थीम रही भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। और ये जो है सेलिब्रेशन कहाँ पे किया गया? सेलिब्रेशन किया गया मरीना बीच, कहाँ है? चेन्नई में। एंड कैसे किया गया? तो एक बहुत ही प्यारा सा एयर शो करके इसे सेलिब्रेट किया गया। कुछ और इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। अब तमिलनाडु में एयर शो हुआ है तो वहाँ के सीएम के बारे में जानना भी चाहिए हमें, है ना। तो कौन है सीएम वहाँ के? MK स्टैलिन है। और एयर चीफ मार्शल AP सिंह है। ठीक है, अमरप्रीत सिंह है। एंड चीफ सेक्रेटरी कौन है वहाँ? कौन है? तो N मुरुगनंदम। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे कब ऑब्जर्व किया गया? तो 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया गया। और इस बार की थीम रही है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशन। ओके, अब ये जो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है 1969 में इस इवेंट को डिक्लेयर किया गया। और किसने किया? यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, ठीक है, टोक्यो में। एंड इसी दिन को क्यों किया गया? क्योंकि 1874 में इस UPU जो है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो है क्रिएशन हुआ था। तो इसीलिए 9 अक्टूबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 10 अक्टूबर को मनाया गया नेशनल पोस्टल डे। अभी हमने देखा कि 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड पोस्ट डे और 10 अक्टूबर को मनाया गया नेशनल पोस्टल डे। ठीक है, और एक पोस्टल वीक भी होता है जो कि 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में, ये कब से मनाया जा रहा है। तो जो है ये 10 अक्टूबर 1854 को 4 से मतलब पोस्टल सिस्टम बनाया गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इसी ने मतलब इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो इंडियन पोस्टल सिस्टम को किसने इस्टेब्लिश किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और जो इंडिया का पोस्टल सिस्टम है वो कब बनाया गया था? 10 अक्टूबर 1854 को बनाया गया था। एंड जो हमारा नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसमें कौन कौन से डे आते हैं? तो अक्टूबर 10 को नेशनल पोस्टल डे पड़ा, अभी हमने देखा। 11 अक्टूबर को PLI डे पड़ा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे। 12 अक्टूबर को पड़ा स्टैम्प कलेक्शन डे। 13 अक्टूबर को पड़ा बिजनेस डेवलपमेंट डे। 14 अक्टूबर को पड़ा बैंकिंग डे। एंड 15 अक्टूबर को मेल डे पड़ा। तो ये पूरा जो है ये क्या है? एक पोस्टल वीक है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये जो है चलिए देखते हैं पहले इसका थीम क्या है। इसका थीम है इंसेक्ट फॉर बर्ड्स। अब ये इंसेक्ट फॉर बर्ड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बर्ड्स है वो इंसेक्ट खाती हैं और हमें इंसेक्ट की पॉपुलेशन को भी अच्छे से कंजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर इंसेक्ट्स कम हो जाएंगे तो बर्ड की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर जाएगी। इसी वजह से ये थीम रखी गई है इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स। अब देखते हैं ये कब मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, इसको ये बाई एनुअल है, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो एक 11 मई को मनाया जाता है और 12 अक्टूबर को ये देखा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने अक्टूबर में कब देखा? इसे 12 को देखा और इसको मई में 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है,
एंड ये क्यों मनाते हैं, ताकि हम जान सकें कि टू एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स, क्योंकि हम अवेयर हो सकें कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका कंजर्वेशन और उनके हैबिटेट का कंजर्वेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, दशहरा या फिर विजयदशमी कब मनाया गया, तो 12 अक्टूबर को मनाया गया विजयदशमी या फिर दशहरा। विजयदशमी को ही हम क्या कहते हैं, दशहरा कहते हैं। एंड ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन श्री राम ने रावण को किल किया था एंड गॉडेस दुर्गा ने महिषासुर को मारा था। ठीक है, तो इसी दिन विजयादशमी भी और दशहरा एक साथ मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनीष तिवारी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया लिमिटेड। मनीष तिवारी जी को अपॉइंट किया गया है एमडी ऑफ नेशनल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एंड इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त 2025 से होगा। एंड तब तक के अभी जो इस टाइम के एमडी हैं वो कौन है, सुरेश नारायणन है, जो कि 31 जुलाई 2025 को वो सीट वैकेट कर देंगे। उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, मनीष तिवारी जी 1 अगस्त 2025 से इसको क्या करेंगे, अब ऑफिस को ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एयर मार्शल एसपी धारकर स्टेप्स इनटू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ पोजीशन। एयर मार्शल एसपी धारकर ने एज अ वाइस चीफ कार्यभार को संभाला है। एंड जो चीफ थे, वाइस चीफ जो पहले थे, उनका नाम क्या था, अमरप्रीत सिंह, जो कि अब क्या बन चुके हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन चुके हैं। ठीक है, अब अमरप्रीत सिंह जो कि पहले वाइस चीफ थे, अब वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन चुके हैं। और जो ये एसपी धारकर हैं, ये जो है वाइस चीफ बन चुके हैं एयर स्टाफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बीसीसीआई अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एंटी करप्शन यूनिट चीफ। न्यू एंटी करप्शन यूनिट चीफ को अपॉइंट किया है बीसीसीआई ने। किसे किया है, शरद कुमार को किया है। ठीक है, तो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं शरद कुमार, और इन्हें न्यू चीफ अपॉइंट किया गया है एंटी करप्शन यूनिट का। नेक्स्ट देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत विनायक गुप्त एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी। अजीत विनायक गुप्त को एम्बेसडर चुना गया है कहाँ का, जर्मनी का। इतने ढेर सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो कुछ ना कुछ हिंट या फिर ट्रिक या फिर कोई भी निमोनिक बना के हमें इन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वनडे एग्जाम में तो खासकर पूछे जाते हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं इसका निमोनिक, तो हाँ ये कह सकते हैं कि जर्म, अब जर्म से विनायक ही जीत सकते हैं, है ना, जर्म से विनायक ही जीत सकते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो अजीत विनायक कहाँ के एम्बेसडर चुने गए हैं, जर्मनी के। ठीक है, संजीव कुमार शिंगला को एम्बेसडर चुना गया है फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का। अब इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, चलिए इसका मेरे दिमाग में अभी कोई निमोनिक आ नहीं रहा है। हाँ, जैसे कि आप इसे खुद भी बना सकते हैं, जैसा आपको थोड़ा सा सही लगे कि हाँ मुझे निमोनिक याद रह सकता है, फिर ये कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें आप दिमाग में सोच सकते हैं इसको याद करने के लिए, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। निहॉन हिंदाल्को ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड विद द 2024 नोबेल पीस प्राइज। तो निहाओ हिदांक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2024 का। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन देती है ये पीस प्राइज। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है वो देती है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और इन्होंने इस बार किसे दिया है, तो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहॉन हिदांक्यो को दिया है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो निहॉन हिदांक्यो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसने बनाया है, तो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था
नागासाकी, हिरोशिमा में, जापान में, उनके ये विक्टिम्स हैं, सफरर्स हैं। तो उन्होंने ये मिलके बनाया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, और उन्हें हम क्या कहते हैं, हिबाकुशा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिबाकुशा कहते हैं। एंड इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स को ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो बताते हैं जैसे कि देखिए न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फेस किया है। तो इस चीज़ से वो पूरे वर्ल्ड को अवेयर करते हैं और इसलिए उन्हें ये पीस प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ के बारे में देख लेते हैं। ये एक प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड होता है जो कि 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था एक स्वीडिश इन्वेंटर के द्वारा। उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल नाम था उनका। ठीक है, एंड इसको दिया कब से जा रहा है, तो इसको 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट काम करते हैं जो कि वर्ल्ड के लिए यूजफुल होता है, तो उन्हें नोबेल प्राइज़ या फिर नोबेल पीसफुल प्राइज़ जो कि दिया गया है जापानीज़ की इस ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे दिया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ के बारे में देखें तो ये भी हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया है। तो ये कौन है, अल्फ्रेड नोबेल है। एंड एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस किस फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि किस किस फील्ड में और कितने फील्ड में दिए जाते हैं, तो कितने फील्ड में दिए जाते हैं और किस किस फील्ड में, तो देख लेते हैं हम लोग। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेस, इनमें ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 एरियाज में दिए जाते हैं। किसमें किसमें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेस। नेक्स्ट, हाँ अब देख लेते हैं किस किस फील्ड में किसे किसे प्राइज़ मिल चुका है अभी, और बाकी जो और आगे इससे जुड़े हुए न्यूज़ आएगी उसको हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो देखते हैं पहले अभी। डेविड बेकर एंड डेमिस हैसाबिस एंड जॉन एम जम्पर, इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में। ठीक है, और क्यों दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया है, इन्होंने केमिस्ट्री में दिया गया, हमने देख लिया है इन्होंने किया क्या है। तो इन्होंने वर्क किया है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन में, एंड टू डेमिस हैबिस एंड जॉन एम जम्पर फॉर द, क्यों दिया गया है, AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करने में। ठीक है, तो डेविड बेकर को दिया गया है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन में, एंड डेमिस हैसाबिस एंड जॉन एम जम्पर को दिया गया है AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जॉन जे हॉपफील्ड एंड जोफ्रे ई हिंटन, इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स में। ठीक है, इन्होंने किया क्या था, तो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। इसका मतलब है कि मशीन लर्निंग को मतलब जो है वो इतनी इनेबल हो सके कि वो खुद से चीज़ों को सीख सके थोड़ा सा। तो ठीक है, तो इस फील्ड में इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स में। एंड इसको इनका नाम हम कैसे याद कर सकते हैं, तो वहाँ से हम हिप हॉप पढ़ते हैं ना, हिप हॉप, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हिन हॉप, है ना। हिन हॉप जी को प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। और इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स पाइवोटल रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कैमूर अप्रूव्ड एज बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व। कैमूर जो है को बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। एंड अभी तक का जो बिहार में इकलौता टाइगर रिजर्व था वो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण में था। एंड ये इकलौता ओनली टाइगर रिजर्व बिहार था अभी तक का। ठीक है, और इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 45 थी। मतलब कि इस टाइगर रिजर्व में सिर्फ 45 टाइगर को ये कैरी कर सकता था, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो बढ़ के 54 हो गई है, जो कि
इसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई है, तो इसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए कैमूर टाइगर रिजर्व को बनाया गया, ताकि जो एक्स्ट्रा टाइगर्स आ रहे हैं उनको हम कैमूर टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर सकें अच्छे मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फिर। और यही है कि टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन बोथ रिजर्व, तो इसीलिए इसको बनाया गया ताकि उनको सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम दे सकें। क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइगर्स हो जाते हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फूड के लिए, हैबिटेट के लिए आपस में फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये सही नहीं होगा, तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। एंड इसका जो कैमूर का फॉरेस्ट कवर है कितना है, कितना एरिया कवर करता है, तो 1134 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि लार्जेस्ट इन बिहार है। और ये क्या कहते हैं, द फॉरेस्ट है द हाइएस्ट ग्रीन कवर इन द स्टेट विथ 34% कवरेज, और इस फॉरेस्ट का हाइएस्ट ग्रीन कवर है 34% कवरेज के साथ। और ये एडजॉइनिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को भी एडजॉइन करता है किस किस स्टेट के साथ, तो झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ओके, आगे देखते हैं NTCA। अब NTCA क्या है? NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। एंड बस यही है। और क्या कहते हैं, इसे क्यों बनाया गया था? इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाया गया था, ताकि हम टाइगर की कंजर्वेशन को बेहतर कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यंग शेरपा कॉन्क्वेस्ट वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन्स एट 18। यंग शेरपा, नाम क्या है इनका? नीमा रिंजी शेरपा। इन्होंने वर्ल्ड के टॉलेस्ट माउंटेन्स जो हैं सब पर फतेह हासिल की है, और बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में, 18 साल की उम्र में। चलिए देखते हैं न्यूज़ को। तो इन्होंने क्या किया है, 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 8000 मीटर, मतलब जितने भी देखिए जो 14 ऐसे माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर से ज़्यादा उनकी हाइट है, जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स है, जिस पे अगर आप फतेह हासिल करते हैं, जिस पे आप चढ़ाई करते हैं, तो अगर आप ऐसे 14 माउंटेन्स को पे चढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है ना। तो इन्होंने यही किया है, 14 जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स हैं जो कि 8000 मीटर के ऊपर हैं, उस पर इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें रह गई है कि इन्होंने लास्ट जो माउंटेन पे चढ़ाई की थी इन्होंने, उसका नाम क्या है, शीशा पैंगमा नाम है। ठीक है, जो कि 26335 फुट की है, तिब्बत में है। चलो अभी देखते हैं ये 14 माउंटेन्स में कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं। तो एवरेस्ट, तो कौन कौन से माउंटेन पिक्स आते हैं देखते हैं। तो एवरेस्ट है, एक सेकेंड जी, हाँ, तो एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चोओयू, धौलागिरी, मानसालू, नंगा पर्वत, और कौन सा आता है, अन्नपूर्णा, गाशेर ब्रूम, ब्रॉड पीक, गाशेर ब्रूम 2, एक गाशेर ब्रूम 1 है, गाशेर ब्रूम 2 है, एंड एक अभी हमने पढ़ा ही शीशा पैंगमा। तो ये 14 ऐसे माउंटेन जिसपे लोग चढ़ाई करने के बाद अगर 14 माउंटेन्स पे चढ़ाई कर लेते हैं तो इसको बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट मुर्मूज हिस्ट्रिक अफ्रीकन विजिट स्ट्रेंथनिंग टाइज। तो इसका मतलब क्या है, हिस्ट्रिक विजिट क्यों है? क्योंकि पहली बार कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट जो है हमारी कौन है इस टाइम पे, मतलब प्रेसिडेंट कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने पहली बार अल्जीरिया, मॉरिटानिया एंड मालावी में विजिट किया है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, इंडिया और इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच पार्टनरशिप को इन्हेंस करेगा। तो देखते हैं थोड़ा मैप में कि ये कंट्रीज़ कहाँ पे हैं। तो ये अल्जीरिया, मॉरिटानिया एंड माली। ठीक है, तो ये जो है इन 3 कंट्री में विजिट करेंगी। ये नॉर्थ अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया मालदीव्स टाइज स्ट्रेंथेंड, रुपे कार्ड लॉन्च एंड एयरपोर्ट अपग्रेड। देखिए, अभी एक हानी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। ये एक न्यू रनवे है, ठीक है, एक न्यू रनवे का इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ? हानी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एंड रुपे कार्ड का लॉन्च किया गया है मालदीव्स में। ओके, तो ये क्या करेगा, एक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप को इवॉल्व करेगा बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। और ये जो सेरेमनी है इसमें पीएम मोदी एंड मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने ये जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, क्यों लिए हैं? टू इन्हेंस इकोनॉमिक टाइज एंड बूस्ट टूरिज्म, इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट इन्हेंस करने के लिए और टूरिज्म कॉपरेशन को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, नेपाल अपॉइंट्स प्रकाश मान सिंह रावत एज चीफ जस्टिस। तो प्रकाश मान सिंह रावत को नेपाल ने क्या किया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ कंट्री अपॉइंट कर दिया है। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया लॉन्चेस स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट यूएई एजुकेशन शो। यूएई में एक एजुकेशन शो हो रहा था जिसमें इंडिया ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? स्टडी इन इंडिया। ये इंडिया के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया गया कि बताया गया कि जो इंडियन एजुकेशन है उसमें क्या कोर्सेज हैं, क्या सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, क्या फीस में छूट दी जाती है, स्कॉलरशिप के बारे में बताया। ठीक है, तो एजुकेशन शो कहाँ? शारजा यूएई में हो रहा था। और जो ये इनिशिएटिव है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो EDCIL ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। एंड जो इंडिया का पैविलियन है उसे किसने इनॉग्रेट किया था? तो अहमद मोहम्मद उबैद अल नबूदा, ठीक है, इन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं। एंड जो ये स्टडी इन इंडिया कैंपेन है इसमें इंडिया के 590 यूनिवर्सिटीज़ को शो किया गया था। ठीक है, एंड बता ही दिया मैंने आपकी जो बेनिफिट्स एंड फी वेवर्स, स्कॉलरशिप और जो इंडिया के डाइवर्स कोर्स हैं उसके बारे में इसमें उन्होंने बताया, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो हमारी एजुकेशन सिस्टम की ओर अट्रैक्ट हो सके, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की ओर अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई। ओके, तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, कहाँ पे? मुंबई में किया है। एंड ताकि जो यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस किया जा सके और इंडस्ट्रीज़ को वर्कफोर्स मिल सके। ठीक है, ताकि स्किल्स होगी तभी तो वो काम करेंगे, अदरवाइज कैसे क्या करेंगे? तो इसी वजह से। ओके, तो कहाँ पे किया गया है? मुंबई में किया गया है। और किस स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा? तो फैक्ट्री ऑटोमेशन पे, AI पे, डाटा एनालिटिक्स पे एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और ये जो है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे किया गया है, एंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड टाटा IIS। चलिए नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात। इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज जो है कॉम्प्लेक्स वो कहाँ पे अप्रूव किया गया? तो लोथल, गुजरात में किया गया। अब ये जो है लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और लोथल एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉकयार्ड हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चैरनकोव टेलीस्कोप अनवील्ड इन लद्दाख। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इमेजिंग चैरनकोव टेलीस्कोप को अनवील किया गया है लद्दाख में। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, ये कौन है? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैं एंड चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन है। तो इन्होंने क्या किया? इनॉग्रेट किया मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे? हैनले लद्दाख। कहाँ? हैनले लद्दाख में। एंड इसको बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे इसको प्लेस किया गया है, लोकेट किया गया है। कितनी हाइट पे? तो 4300 मीटर पे इसको लोकेट किया गया है, ठीक है। एंड जो इसके क्या कहते हैं, हाँ, इसे बिल्ड किसने किया है? तो इसे बिल्ड किया है बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको बिल्ड किया है और किसके सपोर्ट से? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के सपोर्ट से बार्क ने इसे बनाया है। एंड ये मैंने बता ही दिया कि जो मेस है इसे 4300 मीटर हैनले लद्दाख में लोकेट किया गया है। और ये काम क्या करेगा? ये कॉस्मिक फिनोमिनोज होते हैं, ठीक है, उसको ये ऑब्जर्व करेगा। और इतनी हाइट पे है तो इसमें ज़्यादा एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छे से कॉस्मिक फिनोमिनो को ऑब्जर्व कर पाएगा। नेक्स्ट है हरिकेन मिल्टन। जो हरिकेन मिल्टन है इसने क्या किया है? फ्लोरिडा कोस्ट को अफेक्ट किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्लोरिडा कोस्ट का है, तो एकदम क्लियर नहीं है ये। तो ये जो है यहाँ पे हरिकेन ऐसे बना था, हरिकेन मिल्टन, और इसने ऐसे फ्लोरिडा कोस्ट को अफेक्ट करके ऐसे निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो हरिकेन मिल्टन है इसने ये कहाँ बनाया, फिर किस कोस्ट को इसने अफेक्ट किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। तो राफेल नदल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस आफ्टर 23 ईयर्स एंड 22 ग्रैंड स्लैम्स। राफेल नदल ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इनके अचीवमेंट्स थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। तो इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स को अपने नाम किया है, 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स को अपने नाम किया है, 2 US ओपन टाइटल्स को एंड 2 विम्बलेडन टाइटल्स को, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स को एंड 5 डेविस कप टाइटल्स को अपने नाम किया है। हाँ, और एक ओलंपिक्स में इन्होंने सिंगल में 1 गोल्ड मेडल लेके आए हैं और डबल्स में भी 1 गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं। नेक्स्ट है नीतीश कुमार अनवेल्स लोगो मैस्कट फॉर अपकमिंग वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है 2024 में कहाँ होने वाली है? तो ये राजगीर, बिहार के राजगीर में होने वाली है और ये 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक होगी। इसका मैस्केट क्या है? इसका मैस्केट का इन्होंने नाम रखा है गुड़िया। एक चिड़िया होती है स्पैरो, जो कि बिहार की स्टेट बर्ड भी है। तो ये बिहार की स्पैरो बिहार की स्टेट बर्ड है, उसी के नाम पे रखा गया है गुड़िया। हम लोग उसके गौरिया बोलते हैं ना, गौरिया। तो ऐसे ही गुड़िया इसी से मिलता जुलता नाम उसका गुड़िया रखा गया है, ठीक है। और ये जो स्टेट बर्ड ऑफ बिहार क्या है? हाउस स्पैरो है, अभी हमने देखा। कॉमन नेम क्या है? हाउस स्पैरो। एंड साइंटिफिक नेम क्या है? पासर डोमेस्टिकस। अब हाउस स्पैरो है तो इससे आप हिंट ले सकते हैं कि डोमेस्टिकस है ना, घरेलू, एंड पासर ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ है दीपा कर्माकर अनाउंसेस रिटायरमेंट। दीपा कर्माकर ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। एंड दीपा कर्माकर जो हैं ये बहुत ही अच्छी जिम्नास्ट हैं। एंड ये एक पोडियम होता है, ठीक है। हाँ, एक मिनट। एक प्रोडूनोवा एक वॉल्ट होता है जिसे वॉल्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ये उसके लिए बहुत फेमस थी, ठीक है। और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा ही इनफैक्ट कि जो दीपा कर्माकर है वो किससे जुड़ी हुई हैं? तो एक जिम्नास्ट हैं, ठीक है। तो जिम्नास्टिक से ये जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं रिवीजन क्वेश्चंस आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच डिस्कवरी वर विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो किसमें? डिस्कवरी ऑफ mRNA में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द BCCI
एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इट्स एंटी करप्शन यूनिट। बीसीसीआई ने किसे न्यू चेयरमैन चुना है एंटी करप्शन यूनिट का? तो किसे चुना है? शरद कुमार को। नेक्स्ट है, हाउ मैनी साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2024। केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज कितने साइंटिस्ट को दिया गया है? तो 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस। इंडिया से फ्रांस में कौन से एम्बेसडर को चुना गया है? तो संजीव कुमार शिंगला को चुना गया है। नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिस ईयर। फिजिक्स में किसे नोबेल प्राइज दिया गया है इस बार? तो हमने पढ़ा था ना हिप हॉप करके, मैंने कहा था हिन हॉप याद कर लीजिए, तो वही है जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन। तो ये जो ट्रिक्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब थोड़ा सा होते हैं ऐसे ही, याद करिए थोड़ा सा मजाकिया ट्रिक्स बना के, तो ताकि आपको एग्जाम्स में याद रहें अच्छे से, क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखेंगे ना आपके वो दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू एमडी ऑफ नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया का नया एमडी किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मनीष तिवारी जी को चुना गया है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और इंडियन पोस्ट डे कब मनाते हैं या फिर नेशनल पोस्ट डे कब मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कब मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट विल द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी इस्टेब्लिश्ड। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो लोथल में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द स्टेट सेकेंड टाइगर रिजर्व बी इस्टेब्लिश। तो बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? कैमूर में किया जा रहा है। चलिए, आज की न्यूज़ यही ख़त्म होती है। एंड आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड लाइक भी ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।